हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम टू सुपर कोचिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि 6 नवंबर को एसएससी जेई सीबीटी 2 की डेट फाइनलाइज हुई है। और ऐसे में बहुत सारे बच्चों को ऑब्वियस मैसेज मेरे पास आया कि सर कुछ ऐसे टॉपिक बता दीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में कि जो हम फाइनली पढ़कर ही जाए, मतलब जिससे क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैंने एक लिस्ट बनाई है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के, जो आपको एग्जाम से पहले कवर करके ही जाना है। मतलब आप जो भी टॉपिक पढ़ें वो ठीक है, बट आप इस टॉपिक को मिस बिल्कुल भी ना करें। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने लगभग 10 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में होते हैं, तो और आपके पास 10 दिन ऑलमोस्ट बचा हुआ है, क्योंकि आज 25 तारीख है, तो 10 दिन आपके पास ऑलमोस्ट बचा हुआ है। तो अगर आप पर डे एक सब्जेक्ट भी रिवाइज करते हैं तो भी आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपने स्टडी करी है। तो ये 10 दिन आप पर डे एक सब्जेक्ट अगर रिवाइज करेंगे तो आप आसानी से इसको क्विक रिवीजन दे पाएंगे और आप अपने सिलेक्शन का चांस और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। तो चलिए, आपका वक्त जाया ना करते हुए मैं इस सेशन को शुरू करता हूं। और मैंने इंडिविजुअली थोड़ा सा देखा है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एसएससी जेई में, तो मैंने वो टॉपिक यहां पर इंक्लूड किए हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इसको। और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी जेई सीबीटी 2। देखिए बेटा, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी जानते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स है। अब थर्मोडायनेमिक्स में यहां जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये ही पढ़ना है। जो टॉपिक मैंने यहां पर मेंशन किए इसका मतलब आप एग्जाम में जाने से पहले ये वाले टॉपिक जरूर पढ़ के जाएं। आपने कोई और भी टॉपिक पढ़ा है तो अच्छी बात है, बट ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं वो आ सकते हैं एनर्जी इंटरेक्शन के एमसीक्यूज आ सकते हैं, लाइक डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू से यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट लॉ से आ सकते हैं। एनर्जी इंटरेक्शन से भी आपके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, वेरियस प्रोसेस में यहां से भी आप लाइक क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यू आ सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेटा आपके जो रेफ्रिजरेटर है, हीट पंप है, हीट इंजन है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर मैं बेटा दो टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, और ये बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये आप जरूर रिवाइज करके जाएंगे। क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, ड्राइनेस फ्रैक्शन, एंथैल्पी, एंट्रोपी इन वेरियस रीजन और मोलियर डायग्राम, ये आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाएंगे। पूरे चांसेस है कि क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो आईसी इंजन है। अब आईसी इंजन में सबसे पहले आपको जितनी भी साइकिल्स हैं बेसिक, आप उसका एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, छोटा सा एक नोट्स बना लीजिए। उस पे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, मिलर साइकिल, एटकिंसन साइकिल, जितने भी साइकिल आप जानते हैं, लेनॉयर साइकिल, वो सब एक जगह नोट कर लीजिए। सबके पीवी टीएस डायग्राम आपको पता होने चाहिए। और ऑटो साइकिल से बेसिकली आप डीजल साइकिल से एमसीक्यूज लगा लीजिएगा, क्योंकि डुअल साइकिल से एमसीक्यूज थोड़े कम आते हैं क्योंकि लेंदी होते हैं। तो ऑटो और डीजल से एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा बेसिकली कर लेंगे। उसके बाद टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस में, टेस्टिंग में बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो मोर्स टेस्ट से ज्यादा आते हैं। बाकी परफॉर्मेंस में डायनेमोमीटर किस लिए यूज करते हैं, थोड़ा सा ये सब देख लीजिएगा। इंडिकेटेड पावर क्या होती है, ब्रेक पावर, फ्रिक्शनल पावर, ये सब। तो ये सब आप बेसिकली नोट कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो फैक्टर अफेक्टिंग नॉकिंग इन एसआई इंजन, बेटा ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉकिंग, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और साइकिल से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कूलिंग एंड लुब्रिकेशन भी आपका एक अच्छा चैप्टर है, यहां से आपको सिर्फ थ्योरी ही पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर जरूर पढ़ के जाइएगा, स्पेशली रोप ब्रेक डायनेमोमीटर जो है वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रोप ब्रेक डायनेमोमीटर अगर आप देखेंगे, रोप ब्रेक, तो यहां से कई बार क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, क्योंकि अब एसएससी जेई सीबीटी 2 में हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा बेसिकली। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं। तो ये वाला टॉपिक जरूर करके जाइएगा, रोप ब्रेक डायनेमोमीटर, मतलब जो आपका डिफरेंट डायनेमोमीटर्स, ये जरूर आप करके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आरएसी में। मैंने पूरे आपके सब्जेक्ट को 3-4 अलग अलग सेक्शन में बांट दिया है। पहला सेक्शन थर्मल का मैं पूरा लूंगा, फिर हम डिजाइन में आएंगे, और फिर फ्लूइड वाले सेक्शन में आएंगे। तो अभी हम थर्मल पे बात कर रहे हैं। तो आरएसी में अगर बात करेंगे बेटा, तो वीसीआरएस, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है, आप उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके प्लॉट्स में आप मेरी बात ध्यान से सुने, उसके प्लॉट्स में आप हर प्लॉट पढ़ के जाएंगे बेटा, चाहे वो पीवी प्लॉट हो, चाहे वीसीआरएस में पीवी प्लॉट हो, चाहे टीएस डायग्राम हो, चाहे टीएच डायग्राम हो, चाहे पीएच डायग्राम हो, चाहे एचएस डायग्राम हो। ये पांचों डायग्राम आप पढ़ के जाएंगे, आपके जबान पर पांचों डायग्राम होने चाहिए, क्योंकि कई बार आपको कोई भी डायग्राम दे देगा और पूछेगा कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा के कोऑर्डिनेट क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये पांचों डायग्राम आप करके जाइएगा, और बाकी वीसीआरएस से क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। वीसीआरएस के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस ढंग से रिवाइज किया है तो। उसके बाद रेफ्रिजरेंट के बारे में, डेजिग्नेशन, इनका यूजेस कहां होता है,
ये सब आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद रेफ्रिजरेशन डिवाइसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेफ्रिजरेशन की जो डिवाइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये रेफ्रिजरेशन की जो डिवाइस है वो RS खुरमी साहब की एक बुक आती है, अ टेक्स्ट बुक ऑन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आप उसका PDF भी देख सकते हैं। तो वहां से ये चीज कवर कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से वो दे देते हैं। इसके बाद बेसिक्स ऑफ साइक्रोमेट्री, मैं साइक्रोमेट्री में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिक इसका पढ़ लीजिएगा, DBT, WBT, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम बेटा आते हैं किस टॉपिक पर, अगले टॉपिक हमारा जो है वो पावर प्लांट है। तो पावर प्लांट के सेक्शन में इंप्रूवमेंट रैंकाइन साइकिल में, रैंकाइन साइकिल में इंप्रूवमेंट, वर्क रेशियो, बैक वर्क रेशियो, लाइक रीहीटिंग, सुपर हीटिंग, ये सब आप बेसिकली कर लेंगे। रैंकाइन साइकिल का इंप्रूवमेंट, और इसके कुछ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। रैंकाइन साइकिल के क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं, एफिशिएंसी निकालना होगा, वर्क रेशियो निकालना होगा, बैक वर्क रेशियो निकालना होगा, इतना ही करना होगा। इसके बाद बॉयलर बहुत मस्ट, मैंने यहां पर लिखा है मस्ट, सो बॉयलर बहुत मस्ट है। बॉयलर में जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो बॉयलर की एफिशिएंसी हो, या इक्विवेलेंट इवेपोरेशन हो, या फिर एक्चुअल इवेपोरेशन हो, तीन ही फॉर्मूले बेसिकली बॉयलर में आते हैं। चाहे बेटा वो बॉयलर की एफिशिएंसी हो, चाहे वो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन हो, और चाहे वो एक्चुअल इवेपोरेशन हो, चाहे वो एक्चुअल इवेपोरेशन हो। तो ये तीन फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। बाकी बॉयलर को कैटेगराइज कैसे करते हैं, प्रेशर के बेस पे, लाइक वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब, ये सब बॉयलर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फ्लू गैस एनालाइजर, फ्लू गैस एनालाइजर भी थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा कि जो फ्लू गैस जो एनालाइज हम करते हैं फ्लू गैस का कंटेंट, तो उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहां पर एब्जॉर्ब होता है ना, पायरोगैलिक एसिड कहां पर एब्जॉर्ब होता है, ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं मुझे ऐसा लगता है। और ये टॉपिक मैं वो बता रहा हूं जो कि टॉपिक आपको स्किप करना ही नहीं है, ये आपको जरूर लास्ट टाइम रिवाइज करके जाना है। आपने इसके अलावा जो भी पढ़ा ठीक है, बट आप ये जरूर रिवाइज करके जाएंगे। एंड नोजल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोजल भी पढ़ लीजिएगा। बेसिकली नोजल में चोक्ड फ्लो क्या होता है, नोजल का क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होता है, ये सब वैल्यूज आप डेफिनेटली पढ़ के जाएंगे। अगले आते हैं हम डिजाइन के सेक्शन में आते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हम लेते हैं टोम, थ्योरी ऑफ मशीन, जहां पर आपको इन्वर्जन मैकेनिज्म ध्यान से पढ़नी है। इन्वर्जन जितने भी हैं, चाहे वो सिंगल स्लाइडर के हो, डबल स्लाइडर के हो, या फिर जो भी हैं आपके, इन्वर्जन आप जरूर पढ़ के जाएंगे। उसके बाद मैकेनिज्म्स आप पढ़ के जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ग्राशोफ लॉ, कुशबैक इक्वेशन, गियर ट्रेन और फ्लाईव्हील। मुझे लगता है ये इतने टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप कवर कर सकते हैं, और आप इसको कवर करके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा गियर ट्रेन से बेसिकली क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, गियर पे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लाइक मॉड्यूल कभी पूछ लिया। क्वेश्चन ज्यादातर गियर ट्रेन से आते हैं, छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं जेई के लेवल के, उनमें क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादातर गियर ट्रेन से आते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप गियर ट्रेन पे ज्यादा फोकस करें और उसको पढ़ के जरूर जाएं, ठीक है ना। फ्लाईव्हील से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये सब जरूर पूछता है, तो आप इसको पढ़ के जरूर जाएंगे बेटा। जितने टॉपिक मैंने यहाँ पर बेटा लिखे हैं उनमें से एक भी टॉपिक स्किप मत करिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने चूज किए हैं जो कि आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। सोम की बात करें तो इलास्टिक कांस्टेंट, लाइक जो भी इलास्टिक आपके कांस्टेंट है, जैसे म्यू है, जी है, ई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। बेंडिंग टॉर्शन इक्वेशन ये पढ़ के जाएंगे, SFBM पढ़ के जाएंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन पढ़ के जाएंगे। प्रेशर वेसल्स बहुत मस्ट है, जरूर पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। देखिए यहाँ पर प्रेशर वेसल्स जो है और SFBM, इनको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कई बार डायरेक्टली आपसे कोई बीम दे देगा, उस पर नेचर ऑफ लोडिंग दे देगा कि कैसा लोड लगा है, और डायरेक्टली आपसे डिफ्लेक्शन या स्लोप पूछ लेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी इशू के। कॉलम और आइलर स्क्रिप्टिंग लोड ये भी जरूर पढ़ के जाइएगा, और स्प्रिंग बहुत मस्त है, आप इसको भी रिवाइज करके जाइएगा। तो इन 6-7 टॉपिक में से 4-5 टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए जो कि मस्ट टॉपिक है, जो कि आपको पढ़ के जाना ही जाना है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। जो बच्चे डाउट अगर आपको है तो आप पूछ सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इसी संडे को, लाइक आज क्या है, फ्राइडे, सो डे आफ्टर टुमारो, यानी किसी संडे को मैं 3 से 5 तक शाम को मैकेनिकल वालों के लिए SSC JEE CBT 2 की मैराथन लेके आ रहा हूं, शाम को 3 से 5 इसी संडे को, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करिएगा इसी चैनल पर। अब यहां पर बेटा अगर MD की बात करें मशीन डिजाइन में, तो आपको रिवर्ट्स पढ़ने हैं, फ्रिक्शन क्लचेस पढ़ने हैं, ब्रेक्स पढ़ने हैं। क्लचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लचेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा। तो रिवर्ट्स और क्लचेस और ब्रेक्स और बियरिंग्स, बियरिंग में टाइप्स ऑफ बियरिंग, जो भी शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बेटा बियरिंग्स में अगर आप देखेंगे बियरिंग्स के टाइप्स क्या होते हैं, इसके बाद बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या होता है, और यहां पर सोमरफील्ड नंबर, ये सब आप जरूर पढ़ के जाइएगा। बियरिंग के टाइप्स, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, सोमरफील्ड नंबर, ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। जो एक्रोनिम्स है मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं।
फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, फ्लूइड मैकेनिक्स का सेगमेंट भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जेईई CBT 2 में 100 क्वेश्चन में से आपको लगभग 70 या 60 क्वेश्चंस आपको सिर्फ थर्मल और फ्लूइड से मिलेंगे। थर्मल और फ्लूइड से आपको 60-70% क्वेश्चन मिल सकते हैं, पूरी उम्मीद है। तो थर्मल और फ्लूइड बहुत स्ट्रांग करिएगा अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड के टाइप्स कि फ्लूइड कैसे होता है, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, ये सब आपको करना है। शेयर स्ट्रेस लाइक टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy, आपको सारी कंडीशंस दी होती हैं। आपसे कई बार शेयर स्ट्रेस पूछ लेता है, म्यू दिया होता है, वेलोसिटी दिया होता है, या वेलोसिटी का वेरिएशन दिया होगा कि वेलोसिटी का एक प्रोफाइल है जिसका वेरिएशन ये है, लाइक जैसे u इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर दिया होगा, और आपसे किसी डिस्टेंस पर ये शेयर स्ट्रेस पूछ लेगा, तो वो भी आप देख कर जाएं। बेसिक टर्म्स देख लीजिएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में और भी जो बेसिक टर्म्स है वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैनोमीटर्स प्रेशर मेजरमेंट में बहुत काम आते हैं, और आप इसको जरूर रिवाइज करके जाए, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है मैनोमीटर से। सो मैनोमीटर को मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं, आप इसको जरूर देकर जाइएगा। इसके बाद बायंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायंसी से भी क्वेश्चन आते हैं, बायंसी से भी क्वेश्चन आएंगे। पास्कल्स लॉ, बर्नौली का थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन किसके लिए एग्जिस्ट करते हैं, किस फ्लो में ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसे स्ट्रीम फंक्शन दोनों फ्लो में हो सकता है, चाहे रोटेशनल हो या इरोटेशनल हो, लेकिन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सिर्फ इरोटेशनल में होता है। तो ये सब चीजें आप देख के जाइएगा। बाकी इनके फॉर्मूले, इनका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है, टेम्पोरल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब थोड़ा सा देख के जरूर जाइएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइप में फ्लो विद ऑल द हेड लॉसेस, ये आप जरूर करके जाइएगा। हैगन पॉइजलीज फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा। फ्लो इन पाइप को मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, और इससे क्वेश्चन आपको 100% देखने को एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। और फ्लो मेजरिंग डिवाइस में जैसे वेंचुरी मीटर है, ओरिफिस मीटर है, तो ये सब आप जरूर पढ़ के जाएंगे। नोजल मीटर, ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे वेंचुरी मीटर है ना, जैसे आपका ओरिफिस है, तो ये सब बेटा आप बेसिकली पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। कुछ वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइस जैसे आपका मान लीजिए जैसे आपका पिटॉट ट्यूब है, तो ये सब आप थोड़ा सा देख के जाएंगे। बाकी अगर हम हाइड्रोलिक मशीन्स में आते हैं, टर्बो मशीनरी में, तो टरबाइन, उसकी स्पेसिफिक स्पीड और उसके कर्व्स, टरबाइन के सारे कर्व्स, चाहे वो मशल कर्व हो या कोई भी कर्व हो, तो टरबाइन उसकी स्पेसिफिक स्पीड, उसके कर्व, पंप उसकी स्पेसिफिक स्पीड, उसके कर्व। उसके बाद मल्टी स्टेज पंप में क्या होता है, प्राइमिंग क्या होती है, पंप सीरीज में, पंप पैरेलल में क्या होते हैं। उसके बाद प्राइमिंग, कैविटेशन और एमपीएसएच पढ़ के जरूर जाएंगे। सिंगल एंड डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप भी आप पढ़ के जाएंगे, वहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं LAN/60 और 2 LAN/60 से, ठीक है ना। तो उसके बाद मटेरियल साइंस बट आप आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन कार्बाइड डायग्राम, जिसे आप आयरन कार्बन डायग्राम बोलते हैं, वो भी आप देख के जाएंगे कि किस रीजन में किस टेम्परेचर पे क्या फॉर्म होता है, कैसे बनता है। लीवर रूल पढ़ के जरूर जाइएगा, हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन आ जाए, तो लीवर रूल भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो लीवर रूल भी आप पढ़ के जरूर जाएंगे। उसके बाद क्रिस्टलोग्राफी में बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस क्रिस्टल देख लीजिएगा कि सिंपल क्यूबिक क्या होता है, और सिंपल क्यूबिक क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं, तो ये सब बेसिकली आप जरूर करके जाइएगा। बाकी हीट ट्रीटमेंट को यहां पर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हीट ट्रीटमेंट और आयरन कार्बन डायग्राम से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बेटा आपको कोई ऐसा लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं या मुझसे छूट गया है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर क्या ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपका जरूर कमेंट देखूंगा और आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, क्योंकि 10 दिन है आपके पास, तो आप बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं जो स्टार जिन पर मार्क कर रहा हूं आप उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्शन में आते हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इतना ज्यादा वेटेज प्रोडक्शन का एग्जाम में CBT 2 में मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि CBT 2 में ज्यादातर क्वेश्चन वो आ सकते हैं जो 3 नंबर लायक क्वेश्चन है, और वो ज्यादातर आपको मिलते हैं थर्मल से, फ्लूइड से। बट अगेन आई एम सेइंग कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोडक्शन नहीं आएगा, बाकी के कंपैरिजन में फ्लूइड और थर्मल के कंपैरिजन में प्रोडक्शन आपको कम देखने को मिल सकता है, ये पूरी उम्मीद हमेशा रहती है। बाकी तो एग्जाम के पैटर्न के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो यहां पर आप बेटा प्रोडक्शन जब पढ़े तो वेल्डिंग, उसके क्लासिफिकेशन की, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या है, ये सब आप जरूर पढ़ के जाएं। उसके टाइप्स, डिफेक्ट्स और वेल्डिंग से कुछ एमसीक्यूज, जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग से एमसीक्यूज आप लगा के जरूर जाएं, स्पेशली नगेट की डाया, मेल्टिंग टाइम, ये सब निकालना, ठीक है ना। उसके बाद वेल्ड की टेस्टिंग आप पढ़ के जाइएगा कि वेल्ड की टेस्टिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से टेस्ट के तरीके हैं वेल्ड को टेस्ट करने के, वो पढ़ के जाइएगा, बेसिकली देख लीजिएगा। रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, इनमें रोलिंग और एक्सट्रूजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रोलिंग एक्सट्रूजन के क्वेश्चंस बेसिकली आ सकते हैं आपके एग्जाम में। रोलिंग से थ्योरी आ सकती है और एक्सट्रूजन से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रूजन,
उसके बाद मशीनिंग। अच्छा, एक चीज और कि आप जो भी वेल्डिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन पढ़ेंगे, इनके डिफेक्ट्स के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। डिफेक्ट्स भी एग्जाम में बहुत आते हैं, चाहे वो कास्टिंग हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके डिफेक्ट्स जरूर पढ़िएगा कि वेल्डिंग के, कास्टिंग के डिफेक्ट कौन कौन से हैं और इनको हम, इनकी रेमेडीज कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कास्टिंग में जब मिस रन डिफेक्ट होता है ना, कि मेटल अपनी कैविटी में पहुंचने से पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, तो उसको हम उसकी रेमेडी कैसे करते हैं, हम पोरिंग टेम्परेचर को बढ़ाकर ज्यादा रखते हैं, मेटल को ज्यादा टेम्परेचर पर पोर करते हैं ताकि वो ज्यादा देर तक लिक्विड स्टेट में रहे और जहां उसको पहुंचना है पहुंच जाए। तो उसके डिफेक्ट और रेमेडीज आप जरूर पढ़ के जाइएगा। मशीनिंग में ज्योमेट्री ऑफ एसपीसीटी, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री जरूर पढ़ के जाइएगा, सारे एंगल्स आप ध्यान रख के जाइएगा। इसके बाद वेलोसिटी इन मेटल कटिंग, मेटल कटिंग में जो वेलोसिटी आती है, चाहे वो कटिंग वेलोसिटी हो, चाहे चिप वेलोसिटी हो, चाहे शेयर वेलोसिटी हो, उसका फॉर्मूला मैंने आपको कई बार शॉर्टकट बताया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मर्चेंट सर्किल डायग्राम और बाकी टेलर्स टूल लाइफ क्राइटेरिया, टीटीएलसी, टेलर्स टूल लाइफ क्राइटेरिया पढ़ के जाएंगे। ग्राइंडिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद शेपर, लेथ, ड्रिलिंग, ये सब बेसिक बेसिक थोड़ा सा देख लीजिएगा। ड्रिलिंग में आपको नॉर्मली जो है वो ड्रिलिंग टाइम निकालने के लिए क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है ना, शेपर वगैरह देख लीजिएगा। इसके बाद बेटा कुछ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, जैसे वाटर जेट मशीनिंग हो गया, एब्रेसिव जेट मशीनिंग हो गया, थोड़े बहुत देख लीजिएगा, 2 4 5। इसके बाद कास्टिंग, इसके टाइप, इसके डिफेक्ट क्या है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कास्टिंग है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे जिससे आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हो गई, स्लश कास्टिंग हो गई, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो गई, सैंड कास्टिंग हो गई, डाई कास्टिंग हो गई, और जी फैक्टर ग्राइंड। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में एक टर्म आता है जी फैक्टर, जिसका क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पर 1 2 बार कराया हुआ है। ये बेटा जी फैक्टर क्या होता है, जी फैक्टर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्स mg। mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में जो हमारा मेटल है वो बाहर की तरफ जा रहा है ना, पेरीफेरी की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। तो मेटल जब बाहर की तरफ जा रहा है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, तो दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो सही हम बोलते हैं जी फैक्टर, कि ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी फोर्स ज्यादा हो गया तो आपको समझ में आएगा कि मेटल ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, मतलब प्रॉपर कास्टिंग नहीं होगी अगर ग्रेविटी फोर्स ज्यादा हो गया तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको ग्रेविटी फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, और इन्हीं दोनों का रेशियो ग्राइंडिंग रेशियो, जी रेशियो कहलाता है, या जी फैक्टर कहलाता है, ठीक है ना, जी फैक्टर कहलाता है। बाकी हीट ट्रीटमेंट तो मैंने पहले ही लिखा था, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया था मटेरियल साइंस में, तो यहां पर ये दोबारा लिख गया है, कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा मत कंसीडर करिएगा। तो ये प्रोडक्शन हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है आपका कोई सब्जेक्ट ज्यादा खास बचा नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो उसके बाद आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक लास्ट सब्जेक्ट और बचा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी आप सारी थ्योरम, वेरिग्नॉन है, लैमीज प्रिंसिपल है, लैमीज थ्योरम है, या ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, ये सारी आप पढ़ लीजिएगा। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा, वो सब जरूर पढ़ के जाएगा। फ्रिक्शन, वर्क और एनर्जी। उसके बाद ट्रस की जो कंडीशन है, जैसे परफेक्ट ट्रस क्या होता है, परफेक्ट फ्रेम क्या होती है, इम्परफेक्ट फ्रेम क्या होती है। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, और इलास्टिक एंड इन इलास्टिक जो कोलिजन है वो क्या होता है, कि जैसे इलास्टिक कोलिजन में आप जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होती हैं, इन इलास्टिक में सिर्फ आपका लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व हो पाता है। तो ये सब क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख के जाइएगा। बाकी उम्मीद है कि आपने पूरे साल पढ़ाई करी होगी तो आप जरूर बेहतर कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी है तो आप कभी पीछे नहीं हो पाएंगे, और हमेशा आप अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे, अगर अपने दिमाग को शांत रखेंगे, इस लास्ट के 10 डेज में अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आप मुझे सबसे बड़ी टिप्स क्या देना चाहते हैं एग्जाम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स एग्जाम के लिए क्या है, तो बेटा मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि आप पढ़ाई करो, रिवाइज करो, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, सबसे लास्ट टिप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कि आप अपने दिमाग को बैलेंस रखिए। इस समय आपके दिमाग का बैलेंस होना, आपकी हेल्थ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपने सब कुछ पढ़ा है, आपकी हेल्थ और दिमाग बैलेंस नहीं है तो सब बेकार हो गया। इसीलिए जो भी पढ़ा है, अगर दिमाग हेल्दी रहेगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप बेटर कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और उम्मीद है कि इस बार आप एग्जाम में सिलेक्ट होकर आप अपना और अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे, और हम लोगों को भी अच्छा फील कराएंगे कि बच्चे हैं और मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से सिलेक्ट हो रहे हैं। सो आप सभी को अगेन मेरी तरफ से, मेरे पूरे टेक्स्ट बुक की फ्रेटर्निटी की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। गुड लक, बहुत अच्छा करिएगा, दिमाग को शांत रखेगा, हेल्थ को अच्छा रखेगा, खुश मिजाज रहिए और अच्छे से पेपर दीजिए, ठीक है। तो चलते अब बेटा यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो एसएससी जेई CBT2 की अगर आप तैयारी करें, मैंने आपको बोला कि इसी संडे हमारी क्लास होगी 3 से 5 शाम को, 3 से 5 2 घंटे की मैराथन मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ एसएससी जेई के लिए, तो आप उसको जरूर देखिएगा, CBT2 बेस्ड होगा, ठीक है ना। एंड इनमें से अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो बेटा अगर आप चाहते हैं कि आप आरआरबी जेई की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आरआरबी जेई की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली देखिए यहाँ पर
GSP 2.0 मैकेनिकल का पूरा दिया जा रहा है एक सफलता के सफर में बहुत ही शानदार डिस्काउंट पर। आप इसको मिस बिल्कुल ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आरआरबी इस बार आप क्लियर करें तो आपको यहां पर देखिए 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आता है तो आप अपने मेंटर से, अपने एडवाइजर से डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी आपको लाइव क्लासेस डेली मिलती हैं, आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, आपको बुक्स मिलती हैं, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और आपकी सिलेक्शन के लिए जो भी टूल्स नेसेसरी हैं वो सब आपको जरूर यहां पर अवेलेबल होंगे इस गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में। इसकी प्राइस अगर आपको लगे कि सर प्राइस थोड़ी ज्यादा लग रही है, 17,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, हमने ऑलरेडी इसको रिड्यूस कर दिया है 4799 में, बट आपको अगर अभी भी ज्यादा लग रहा है तो प्राइसिंग के सेक्शन में जाइएगा और यहां पर बेटा आप एक छोटा सा कोड यूज करिएगा आर मिश्रा। तो जैसे ही आप ये आर मिश्रा कोड यूज करेंगे RMISHRA, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और इसके बाद आपको 4599 में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से आप इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको जिनको इसकी जरूरत है, और आप सभी एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम में पहुंच पाएं और उस रणभूमि में, उस कुरुक्षेत्र में अपने विजय का डंका बजा पाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं राहुल मिश्रा इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।